नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। करंट अफेयर्स हम पढ़ रहे थे, जैसा कि आप जानते हैं। तो राजस्थान के करंट अफेयर्स की क्लास में हमने अभी तक पढ़ा है जो जनवरी से लेकर मार्च 2022 की जो मैगजीन है वो हमारी कंप्लीट हो चुकी है, जनवरी से मार्च। और आज हम जो शुरू करने वाले हैं वो अगली मैगजीन कौन सी है, वो है अप्रैल से जून। तो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा है, कितनी चीज़ें पढ़ी हैं पुरानी क्लास में, लगभग 12-13 क्लास हमारी हुई हैं कंप्लीट। तो हमने 3 महीने का कंटेंट या 3 महीने का जो करंट अफेयर्स है वो कंप्लीट हो चुका है हमारा। और अगर आपको करंट अफेयर्स से डर लगता है तो मैं आपको एक छोटी सी कैलकुलेशन समझाता हूँ कि हमने पिछले 3 महीने का करंट अफेयर्स पढ़ा कितनी, लगभग 12 क्लासेज में, और एक क्लास हमारी लगभग 40 मिनट की थी। इस हिसाब से हमने 8 घंटे लगाए हैं 3 महीने का करंट अफेयर्स पढ़ने में, वो भी पहली बार में। जब हमने पहली बार देखी है वीडियो और पढ़ी है तो हमें कुल कितने घंटे लगे हैं, कुल 8 घंटे में हमने 3 महीने का काम खत्म कर दिया है। अब इसको आप जब दोबारा पढ़ोगे तो आपको 8 घंटे भी नहीं लगेंगे, आपको लगेंगे केवल 5-6 घंटे। तो कहने का मतलब 5-6 घंटे में आप 3 महीने का कार्यक्रम है जो पूरा कर रहे हो। तो इस तरह से पूरे 1 साल का करने में आपको कितने लगेंगे, तो 6 × 4 अगर हम करेंगे तो 24, मतलब पूरे 1 साल का करंट अफेयर्स अगर आपको पढ़ना है तो आप अगर रेगुलर क्लास ले रहे हैं, देख रहे हैं, तो लगभग 24-25 घंटे, हम तो मान लेते हैं चलो लगभग 30 घंटे में भी आप पूरा करंट अफेयर्स कंप्लीट कर सकते हो, अगर आप टेक्निकली स्मार्टली चीज़ों को समझते जाओ, पढ़ते जाओ। तो जैसा कि आपने देखा ही 3 महीने का हमने कंप्लीट कर लिया और हमें 8 घंटे मात्र लगे। आप पुरानी सारी वीडियो देख भी सकते हैं, 35 से 40 मिनट की एक वीडियो है, और ऐसी हमने लगभग 12 क्लासें की हैं जिसमें हमारा जनवरी से मार्च वाला पोर्शन कंप्लीट हो चुका है। अब हम आज शुरू करने वाले हैं अप्रैल से जून वाली दूसरी मैगजीन, और इसमें भी हमारा वही सिस्टम रहेगा जो पहली वाली मैगजीन के हिसाब से था, यानी कि जो फर्स्ट चैप्टर होता है हमारा। अच्छा, मैं इस मैगजीन का एक पैटर्न आपको समझा देता हूँ। मैगजीन के हिसाब से हम चल रहे हैं, इसमें जो फर्स्ट जो चैप्टर होता है उसमें होती हैं योजनाएं, कार्यक्रम, नीतियाँ, अभियान, इस तरह की जो चीज़ें होती हैं वो पहले चैप्टर में। दूसरा जो चैप्टर होता है उसमें कुछ होता है चर्चित कोई स्थान, कोई मुद्दे, कोई रिपोर्ट, इस तरह की कोई चीज़ें हैं, वो सेकंड वाले चैप्टर में है। थर्ड चैप्टर जो है उसमें होता है पुरस्कार, या उसके बाद खेल और खिलाड़ी, और चौथा जो चैप्टर है उसमें विविध, यानी कि मिसलेनियस जिसे हम कहते हैं, जो भी रह गया, छोटी मोटी जो चीज़ें, उस तरह की घटनाएं इसमें होती हैं विविध में। यानी कि हर मैगजीन में 4 चैप्टर आपको पढ़ने हैं। पुरानी मैगजीन भी हमने इसी सीक्वेंस में पढ़ी, सबसे पहले योजनाएं, फिर कुछ चर्चित मुद्दे, फिर पुरस्कार और खेल, और फिर विविध। इसी विविध में या इस पुरस्कार खेल में उस दौरान ये आया था, जैसे कि बजट आया था चौथे वाले चैप्टर में, हमने वो पढ़ा। मतलब उस दौरान अगर 3 महीने में कोई ऐसी खास चीज़ होती तो उसको भी हम उसमें इंक्लूड कर लेते हैं। पुरानी मैगजीन कंप्लीट हुई। अब आज इसमें भी जैसे कि अब आप 4 मैगजीन देखेंगे, मतलब 3-3 महीने की 4 हैं, तो हर मैगजीन का शुरू का एक चैप्टर योजनाओं पर है। तो वो सारी योजनाएं आप एक साथ बाद में कलेक्ट करते जाएँ, ताकि एक जगह आपकी सारी योजनाएँ इकट्ठी हो जाएंगी। तो ठीक है, अब शुरुआत करते हैं आज की क्लास का पहले क्वेश्चन के साथ। और क्वेश्चन क्या है, तो जैसा कि हम पहला चैप्टर जो पढ़ रहे हैं उसमें योजना ही है, तो आज की क्लास में भी योजना ही आपको मिलेंगी। पहला क्वेश्चन क्या है, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। पूछा है सही नहीं है। इस चीज़ को आप एग्जाम में भी थोड़ा ध्यान से पढ़ें, यहाँ नहीं लिखा होता है, कई बार हम सोच लेते हैं कि सही है, तो इसको थोड़ा ध्यान से पढ़ें। तो इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना, पहला ऑप्शन है, यह योजना 9 सितंबर 2022 से प्रारंभ की गई। डेट दी गई है, तो डेट आपको याद होनी चाहिए। क्या ये 9 सितंबर 2022 से प्रारंभ की गई है? जवाब है हाँ। यह योजना केवल राजस्थान के शहरी क्षेत्रों में लागू होगी, तो थोड़ा सा ठहर के पढ़ना है। शहरी क्षेत्रों में, फिर योजना का नाम पढ़ना है, तो योजना का नाम भी क्या है, शहरी रोजगार। तो ये तो कॉमन सेंस हो गया कि हाँ, ये ऑप्शन भी सही है। तीसरा है, स्वायत्त शासन विभाग के द्वारा योजना का क्रियान्वयन किया जाएगा। ये चीज़ याद रखने वाली है। अगर शहरी क्षेत्र में योजनाएं हैं तो शहरी क्षेत्र का ही कौन सा विभाग है, स्वायत्त शासन विभाग, जो इस योजना को संचालित करता है। ये ऑप्शन भी सही है। तो बचा क्या, बचा है डी, कि विशेष प्रकृति के कार्यों हेतु श्रम और सामग्री लागत का अनुपात 75:25 होगा। इस योजना को मैंने पहले भी एक बार डिस्कस किया था, तब मैंने ये बात बताई थी। इसमें 2 तरह की कैटेगरी है, एक है विशेष प्रकृति के कार्य और दूसरे हैं सामान्य प्रकृति के कार्य। विशेष प्रकृति के कार्य में श्रम और सामग्री का जो अनुपात है वो कितना होगा, 25:75, और सामान्य जो प्रकृति के कार्य हैं उनमें श्रम और सामग्री का अनुपात कितना होगा, वो होगा 75:25।
25। एक मैंने एग्जाम्पल भी दिया था कि एक व्यक्ति द्वारा अगर गड्ढे खोदे जाएं, मतलब मजदूरों द्वारा गड्ढा खोदा जाए और एक जेसीबी मशीन द्वारा गड्ढा खोदा जाए, तो जब सामान्य प्रकृति का कार्य होता है, यानी कि मजदूरों द्वारा गड्ढा खोदा जा रहा है, एक सामान्य कार्य है, तो उसमें श्रम की लागत ज़्यादा होगी, यानी कि उस गड्ढे को खोदने के लिए कई सारे मजदूरों को लगाना पड़ेगा। और उतना ही गड्ढा अगर हम जेसीबी मशीन द्वारा खोदा जाए तो वो एक तकनीक कार्य हो गया, तकनीक का हमने उपयोग किया, उसमें मान लेते हैं हम एक एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं कि उसमें हमने मशीन का उपयोग किया, तकनीक का उपयोग किया, तो वहाँ जो श्रमिक की लागत है, यानी कि जो जेसीबी का ऑपरेटर होगा उसकी जो हमें देना पड़ेगा श्रम, वो होगा काफ़ी कम, लेकिन मशीन की लागत होगी काफ़ी ज़्यादा। इस तरह के एक बड़े से एग्जाम्पल से हम समझ सकते हैं कि जो तकनीकी कार्य हैं उनमें श्रमिक की लागत कम है, लेकिन तकनीक की यानी कि सामग्री की लागत ज़्यादा होती है, और सामान्य प्रकृति के कार्यों में श्रम लागत ज़्यादा होती है जबकि सामग्री लागत कम होती है। क्लियर हुई बात? तो यहाँ क्या पूछा है, विशेष प्रकृति के कार्यों हेतु श्रम और सामग्री। ये भी जरूर आप पढ़े कि आगे कौन सा लिखा है, ये क्रम याद रखना जरूरी है। तो श्रम और सामग्री, तो इसका मतलब यहाँ क्या हुआ, ऑप्शन के हिसाब से तो यहाँ 75 और 25 हो गया है, तो जो गलत है, सही क्या है 25 और 75, किसमें, विशेष प्रकृति में। तो ये कौन सी योजना है, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना। अब इसमें सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, अब इसमें मुझे कुछ एक्स्ट्रा बताने की जरूरत नहीं है। एक केवल बात रह गई, जब इसकी घोषणा की गई थी तो इसका बजट कितना रखा गया, तो बजट था इसका 800 करोड़ रुपए। घोषणा कब की गई थी इसकी, तो जो बजट भाषण 2022-23 में इसकी घोषणा की गई, 800 करोड़ रुपए इसका बजट रखा गया। 9 सितंबर से योजना शुरू की गई। दो बातें और रह गई इसमें कि इसके द्वारा भी कितने दिन के रोजगार की गारंटी दी जाती है, तो 100 दिन के रोजगार की गारंटी दी जाती है, और आवेदन के 15 दिन के अंदर रोजगार उपलब्ध कराया जाता है। और रोजगार के लिए इसमें जन आधार कार्ड होना आवश्यक है, जन आधार से पंजीयन होना आवश्यक है। तो इस योजना की खास बातें हैं, इसको पहले भी हम पढ़ चुके हैं और सुजस वाली क्लास में भी पढ़ रहे हैं, लगातार ये योजना बार बार आ रही है। अब मैगजीन की जो शुरुआत थी उसमें भी आज पहली योजना यही है, तो पहला क्वेश्चन भी इस पर डिपेंड है। अच्छा, एक और बात, कुछ लोग पूछ रहे हैं कि कितने कितने हम पेज पढ़ें, तो जाहिर सी बात है हर दिन हम 10-11 कुछ ऐसे क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, तो नॉर्मली 5-6 पेज में ये कंटेंट बन जाता है। तो आपको हर दिन लगभग 5-6 पेज पढ़ने होते हैं, तो वही है, उसमें अब हर दिन बताने की जरूरत नहीं है, हर बार नेक्स्ट 5 जो भी होंगे पेजेस वो आपको पढ़ने होते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि मुख्यमंत्री ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत मनरेगा में कितने अतिरिक्त दिनों का रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। दो योजनाओं के नाम है यहाँ, एक है मुख्यमंत्री ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, दूसरी योजना का नाम है मनरेगा। ये भारत सरकार की योजना है और ये राजस्थान सरकार की योजना है। इस योजना में कुछ अलग से कुछ नहीं किया गया है, केवल मनरेगा में जो ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार दिया जाता है उसी रोजगार के दिनों की संख्या बढ़ा दी गई। और ये घोषणा कब की गई, ये भी घोषणा की गई बजट 2022-23 में, क्योंकि कोविड का टाइम था तो सरकार ने घोषणा की कि जो ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार है राज्य सरकार अपने खर्चे पर उनको 25 अतिरिक्त दिन का रोजगार देगी। तो इसका उत्तर भी क्या है 25 दिन। लेकिन ये सभी के लिए 25 नहीं है, कुछ क्षेत्रों में या कुछ जनजातियों के लिए ये और भी ज़्यादा है। जैसे कि 4 इसमें कैटेगरी हैं, एक विशेष योग्यजन, और कौन कौन सी जनजाति, जैसे सहरिया, कथौड़ी और खैरवा, खैरुआ या खैरवा जो भी नाम है, खैरुआ भी कहते हैं, खैरवा भी कहते हैं। तो इन चारों के लिए कितना अतिरिक्त 100 दिन, यानी कुल कितना, इनको कुल 200 दिन का रोजगार कौन सी योजना के तहत, मनरेगा में 100 दिन भारत सरकार देती है सभी को, अब राज्य सरकार उसमें अपनी तरफ से और दे रही है रोजगार उसी योजना में, मतलब ग्रामीण क्षेत्रों में। उसके लिए उसने योजना का नाम रखा है मुख्यमंत्री ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, क्योंकि राज्य सरकार अपने खर्चे पर दे रही है तो एक तरह से एक नई योजना हो गई, लेकिन ये ऐड उसी में है, किसी में, मनरेगा में। तो राज्य सरकार ने घोषणा की 25 अतिरिक्त दिन का तो सभी के लिए, लेकिन अगर विशेष योग्यजन है, सहरिया, कथौड़ी या खैरुआ जनजाति है तो उनके लिए 100 अतिरिक्त दिन का यानी कि कुल 200 दिन का रोजगार दिया जाएगा। आगे अगला क्वेश्चन क्या है कि मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना के तहत किस कक्षा वर्ग के विद्यार्थियों को पात्र माना गया है
ये योजना शायद हमने कल भी पढ़ी थी, आज सारी योजना है। तो मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना के तहत कौन सी कक्षा वर्ग, मान लो कौन सी क्लास से लेके कौन सी क्लास तक के बच्चों को शामिल किया गया है। पहला ऑप्शन है कक्षा 1 से 8, दूसरा है कक्षा 6 से 10, तीसरा है 9 से 12 और चौथा ऑप्शन है कक्षा 1 से 12। तो इसका उत्तर है कक्षा 1 से 8। ये योजना कल भी डिस्कस की थी और उसमें मैंने बताया था इसमें भी 2 कैटेगरी हैं कि अगर बच्चे 1 से 5वीं क्लास तक के हैं तो उनको 150 यानी कि 150 ml दूध दिया जाएगा, और अगर वो कक्षा 6 से 8वीं क्लास के हैं तो उनको 200 ml 200 मिलीलीटर दूध दिया जाएगा विद्यालय में। इसी का नाम है मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना। अगर 1 से 5 है तो 150 ml, 6 से 8 है तो 200 ml, और ये सप्ताह में 2 दिन दूध इनको वितरित किया जाएगा। वो दो दिन कौन कौन से हैं? एक दिन है मंगलवार और दूसरा है शुक्रवार। साथ ही कल एक और क्वेश्चन डिस्कस किया था, वो क्या था कि शनिवार को कौन सा डे होता है स्कूलों में, तो वो होता है नो बैग डे, और ऐसा नो बैग डे घोषित करने वाला राजस्थान पहला राज्य बना भारत का। तो 2 दिन मंगलवार और शुक्रवार को बच्चों को स्कूल में दूध दिया जाएगा। लेकिन अगर इन दोनों दिन में से किसी दिन अवकाश है, मान लेते कोई छुट्टी पड़ेगी शुक्रवार की, तो उसका जो नेक्स्ट वर्किंग डे होगा शनिवार को उनको बच्चों को ये दूध दिया जाएगा। ये योजना है मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना। चलते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न है मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना के तहत वार्षिक प्रीमियम राशि कितनी है? प्रीमियम राशि कितनी है? ऑप्शन है आपके 850, 1000, 1700 या 1500। इस ऑप्शन में अगर आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हो तो इसलिए क्योंकि आपने तो पढ़ा होगा कि ये क्या है, ये तो निःशुल्क है सभी के लिए। सरकार ने ये जो योजना चलाई है वो तो निःशुल्क है, फिर इसमें प्रीमियम राशि क्यों देनी होगी? तो बात आपकी सही है। अगर इसमें मैं एक ऑप्शन ये भी डाल देता निःशुल्क या 0, तो ये क्वेश्चन गलत हो जाता है। या मान लो क्वेश्चन में थोड़ी सी हमें फिर और चीज़ें बतानी होती कि निःशुल्क किसके लिए है और किसके लिए 1000 रुपये इसको देने होंगे। तो दरअसल अगर टेक्निकली बात की जाए तो निःशुल्क नहीं है, निःशुल्क कुछ भी नहीं होता। ये योजना भी निःशुल्क नहीं है। इस योजना के तहत 1000 रुपये जो दिए जाएगी प्रीमियम राशि, ये राशि राज्य सरकार खुद भरेगी। तो राज्य सरकार के लिए ये योजना निःशुल्क नहीं है, मतलब राज्य सरकार इसका प्रीमियम जो भुगतान है खुद करेगी। लेकिन जो लाभार्थी है, जो भी इस योजना के तहत लाभ प्राप्त कर रहा है, तो उसके लिए ये योजना कैसी हो गई? उसके लिए है निःशुल्क। तो आपको क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है थोड़ा, कि अगर ये पूछा गया कि व्यक्तियों के लिए सभी के लिए निःशुल्क है, जो लाभार्थी हैं उन सबके लिए तो निःशुल्क है, लेकिन पूछ लिया कि इसमें प्रीमियम राशि है कितनी? निःशुल्क है वो बात ठीक है, लेकिन कुछ जब योजना चल रही है, भुगतान किया जा रहा है, 5 लाख रुपए का इसमें दुर्घटना बीमा दिया जा रहा है, तो एक प्रीमियम राशि भी भरी जा रही है राज्य सरकार द्वारा। तो राज्य सरकार द्वारा जो राशि भरी जा रही है वो 1000 रुपये वार्षिक है। इसमें एक ऑप्शन है 850, 1700। ये 850 किस में है? ये मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना में एक जो कैटेगरी है जिनको पे करके करना है, योजना में शामिल होना है, उनको 850 रुपये देने होते हैं। अब चलते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। ये एक बार इसको भी मैं बता देता हूँ। इसमें भी जो 850 रुपये है, जो मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना नहीं, ये है मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में। ये कुछ लोगों के लिए है निःशुल्क और कुछ लोगों को देने होते हैं 850 रुपये। और ये जो 850 रुपये हैं, ये भी प्रीमियम राशि का 50% है, यानी इसमें भी अगर प्रीमियम राशि पूछी जाए तो वो होगी 1700। प्रीमियम राशि कुल 1700 है, जिसमें से 850 रुपये देने होते हैं लाभार्थी को और बाकी के 850 रुपये राज्य सरकार खुद वहन करेगी। तो योजना की प्रीमियम राशि 1700 कौन सी में? जो स्वास्थ्य बीमा योजना है। ये जरूर ध्यान से पढ़ें, स्वास्थ्य बीमा लिखा हुआ है या दुर्घटना बीमा लिखा हुआ है, क्योंकि दोनों में बीमा कवर की राशि में भी कन्फ्यूजन हो सकता है। दुर्घटना बीमा योजना में बीमा कवर की राशि 5 लाख रुपए है, स्वास्थ्य बीमा योजना में पहले 5 थी, अब उसको 10 कर दिया गया है। अब चलते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न है मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना के तहत कुल कितने प्रकार की दुर्घटनाओं को शामिल किया गया है? कुल कितने प्रकार की दुर्घटना है? ऑप्शन आपके हैं 4, 5, 7 या 10। उत्तर है इसका 7। अब यहाँ तो केवल संख्या पूछी है, हो सकता है दुर्घटना का आपको प्रकार पूछ ले कि ये वाली दुर्घटना शामिल है या नहीं है। तो वो 7 दुर्घटनाएं कौन कौन सी, उनके मैं नाम लिख देता हूँ। सबसे पहले दुर्घटना नाम सुन के ये आपके मन में जो एक ख्याल आता है वो कौन सी दुर्घटना है? सड़क दुर्घटना।
तो सड़क दुर्घटना तो इसमें शामिल है ही। दूसरी हो गई ऊंचाई से गिरना, तीसरी हो गई मकान ढहना, और मकान ढहने से, दबने से अगर किसी की मृत्यु हो जाती है तो मकान ढहना। चौथी हो गई बिजली गिरना, पांचवी है आग में जलना। सरकार ने स्पेसिफाई किया है कि आग में जलना, आग में जलना। जलना कई तरह का हो सकता है, कोई किसी की सफलता देख के जल रहा हो और वो पहुंच जाए कि मुझे इस योजना के तहत लाभ मिलेगा या नहीं, क्योंकि मैं अंदर से जल रहा हूँ, उस जलने में इस योजना का नाम नहीं मिलेगा, लाभ नहीं मिलेगा, केवल आग में जलने पर योजना का लाभ मिलेगा। ऐसे ही इसमें एक और चीज लिखी हुई है, वो है पानी में डूबना। और सातवां पॉइंट जो है वो कौन सा है, रासायनिक द्रव्यों का छिड़काव। इनके छिड़काव से या इनके कारण किसी वजह से कोई दुर्घटना हो जाती है, तो ये सारी कैटेगरी है, सड़क दुर्घटना या ऊंचाई से गिरना या मकान ढहना या बिजली गिरना या आग में जलना। जैसा कि मैंने कहा कि जलना मतलब वो जलना नहीं, अगर आप किसी की सफलता से जलते हैं तो वो जलना इसमें शामिल नहीं होगा, आग में जलना जरूरी है। पानी में डूबना या रासायनिक द्रव्यों का छिड़काव, ये सारी चीज़ें। एक खास बात बचती है कि इस योजना के तहत जो पहला भुगतान किया गया बीमा कवर का, वो कौन सी दुर्घटना के कारण, तो वो पानी में डूबने के कारण एक दुर्घटना हुई। और वो दुर्घटना कहाँ हुई, जोधपुर में। और उसमें ही पहले मामले के तहत इस दुर्घटना बीमा योजना के तहत भुगतान किया गया प्रीमियम राशि का, यानी कि इसका जो बीमा कवर है वो उस परिवार को प्रदान किया गया। तो ये वो 7 दुर्घटनाएं हैं जो इस योजना के तहत शामिल हैं। साथ ही इसमें बीमा कवर कितना दिया जाता है, तो वो है 5 लाख तक, 5 लाख रुपए तक, ये मैक्सिमम है। इसमें और भी एक कैटेगरी है, एक है 3 लाख तक और एक है 1.5 लाख तक। तो जो 1.5 लाख और 3 लाख हैं ये कब दिए जाते हैं, 5 लाख तो अगर दुर्घटना में मृत्यु होती है, 3 लाख कब हैं, अगर दुर्घटना में 2 अंग क्षतिग्रस्त हो जाते हैं, 2 हाथ या 2 पैर या 2 आंख या दोनों में से कोई एक हाथ या 1 आंख या 1 पैर और 1 आंख, इस तरह से। और 1.5 लाख कब, जब कोई एक ही अंग में क्षति होती है, एक हाथ में या पैर में, आंख में। तो इसमें 3 तरह की जो राशि है वो उनको दुर्घटना बीमा के तहत जो राशि प्रदान की जाती है वो 3 तरह की कैटेगरियाँ, अधिकतम 5 लाख, उसके अलावा 3 लाख या 1.5 लाख। अब चलते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न है, राजस्थान निक्षय संबल योजना की शुरुआत किस तिथि से की गई। निक्षय, पहले तो ये योजना क्या है, क्षय से समझ में आएगा आपको। क्षय में आगे नी उपसर्ग लगा दिया गया है, यानी कि क्षय रहित, जिसमें क्षय नहीं है वो क्या है, निक्षय। तो ये कौन सी योजना है, ये राजस्थान का है, बल्कि भारत सरकार का जो एक प्रोग्राम है कि 2025 तक भारत से क्षय रोग का उन्मूलन करना है। तो राजस्थान में भी 2025 तक होगा ही होगा। तो क्षय उन्मूलन जो प्रोग्राम है, ये ईयर याद रखना जरूरी है, 2025 तक क्षय यानी कि टीबी जो रोग है, ट्यूबरकुलोसिस, उसके उन्मूलन के लिए जो ईयर रखा गया 2025, उसके लिए योजना चलाई जा रही है। तो जो टीबी से पीड़ित हैं, क्षय रोग से पीड़ित हैं, उनके लिए सरकार आर्थिक सहायता देती है उनको, साथ के साथ उनके खाने पीने के लिए भी, पोषण के लिए भी पौष्टिक चीज़ें देती है, जिसको निक्षय पोषण योजना भी कहा जाता है। तो उसके तहत सरकार ने प्रोग्राम चला रखा है, जिसकी शुरुआत कब की गई, 4 डेट दी गई हैं, 25 जून 2021, 1 मई 2021, 13 दिसंबर 2019 या 16 मई 2022। उत्तर है इसका 16 मई 2022। तो इस दिन से योजना शुरू की गई थी। टीबी आप जानते कैसी बीमारी है, ये किसके कारण होती है, कल भी हमने बीमारी वाला एक क्वेश्चन पढ़ा था। तो ऐसे जो सवाल आते हैं उनमें केवल आप ये तो जरूरी याद रखें, बैक्टीरिया से होती है, वायरस से होती है या किसी परजीवी से होती है, किसके होती है ये, तो ये भी बैक्टीरिया से होती है टीबी। कौन सा बैक्टीरिया, तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, उसके द्वारा ही बीमारी होती है। अब इसमें जो बाकी के जो 3 ऑप्शन हैं वो भी 3 योजनाएं हैं। जैसे 25 जून 2021, इस दिन से कौन सी योजना शुरू हुई थी, तो इस दिन से शुरू हुई थी मुख्यमंत्री कोरोना सहायता योजना। 4 डेट आपको यहीं याद रख लेनी है चारों योजनाओं की। मुख्यमंत्री कोरोना सहायता योजना,
ये योजनाएं भी बार बार आती रहेंगी। जैसे कि अब इस मैगजीन में पहला जो चैप्टर है वो योजनाएं का है, नेक्स्ट जो मैगजीन आएगी उसमें भी पहला चैप्टर योजनाओं का होगा, फिर नेक्स्ट आएगी उसमें भी पहला चैप्टर योजनाओं का होगा। तो योजनाएं लगातार बार बार आती रहेंगी। तो ऐसे बार बार आप हर बार डेट याद करते जाएं तो आपको एक साथ अपने आप याद हो जाएंगी। दूसरी 1 मई 2021, इससे बहुत फेमस योजना शुरू हुई, कौन सी? चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा। ये याद रखना जरूरी है इसमें स्वास्थ्य शब्द, क्योंकि चिरंजीवी दुर्घटना बीमा जो है वो इसके 1 साल बाद शुरू हुई थी, यानी कि 2022 में। शायद मैंने वहाँ डेट नहीं लिखी है। हाँ, तो ये कब शुरू हुई थी? ये हुई थी 1 मई 2022। और एक और बात मुझे याद आई, कौन से विभाग द्वारा ये? तो राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, ये इस योजना का संचालन करेगा। और योजना कब शुरू हुई? तो चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के 1 साल बाद, यानी कि 1 मई 2022 को ये योजना शुरू हुई थी। कौन सी? मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा। दुर्घटना सब जरूर पढ़ना है आपको अगर क्वेश्चन में आता है। और चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना 1 मई 2021 से शुरू हुई। और 13 दिसंबर 2019 से कौन सी शुरू हुई थी? तो ये थी मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना। ये थोड़ी पुरानी योजना है, 2-3 साल हो गए हैं, लेकिन डेट कभी कभी पूछी जा सकती है। मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन। अब यहाँ इन चारों योजनाओं को अभी डिटेल में नहीं पढ़ेंगे क्योंकि बार बार ये आती रहेंगी, फिर क्या पढ़ेंगे हम अगले पेज पे। तो यहाँ केवल आपको 4 योजनाओं की 4 डेट याद हो गई। अब चलते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न है कि राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस योजना के तहत प्रतिवर्ष कुल कितने विद्यार्थियों का चयन किया जाता है? योजना का नाम क्या है? राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस। योजना को अगर आप धीरे से पढ़ें तो राजीव गांधी तो केवल नाम है, यहाँ से स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस मतलब किस चीज़ के लिए आपको स्कॉलरशिप दी जा रही है? एकेडमिक नॉलेज में एक्सीलेंस प्राप्त करने के लिए। यानी कि सरकार ये चाह रही है जब आप आगे की पढ़ाई करें, हायर एजुकेशन करें, तो उसके लिए सरकार कुछ मदद देती है, और यही योजना कही जाती है राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस योजना। इस योजना में क्या होता है दरअसल कि राजस्थान सरकार यहाँ से कुछ बच्चों को जो प्रतिभावान हैं उनको विदेश भेजती है पढ़ाई के लिए, और उनका खर्चा सरकार उठाती है खुद। ऐसे हर साल कितने बच्चों का चयन किया जाएगा? तो 200 जो प्रतिभावान बच्चे हैं उनका चयन किया जाएगा। इन 200 में से 30% बालिकाएं होनी जरूरी हैं या महिलाएं जो होनी जरूरी हैं। अच्छा, अब आपसे क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि इस योजना के तहत कितनी प्रतिशत महिलाएं होनी जरूरी हैं? तब तो 30, लेकिन प्रतिवर्ष 200 भेजे जा रहे हैं और आपसे सीधी संख्या पूछ ली जाए कि प्रतिवर्ष कितनी महिलाएं, तो उत्तर क्या होगा? 60। 30%, तो 200 में से 30% कितना हुआ? 60। तो ऑप्शन ध्यान से पढ़ना है, प्रतिशत पूछा है या संख्या पूछी है। कि अगर संख्या पूछी जा रही है तो आपको ध्यान रखना है 30 भी ऑप्शन में होगा, 60 भी ऑप्शन में होगा, तो संख्या होगी 60। प्रतिवर्ष कुल स्टूडेंट कितने भेजे जाएंगे? तो 200। उसमें से महिलाएं कितनी होंगी? तो 30%, यानी कि 60। योजना क्या है? विदेशों में स्टडी के लिए सरकार यहाँ से जो प्रतिभावान बच्चे हैं उनको अपने खर्चे पर भेजती है। पहले इनके लिए जो इनकी जो इनकम है उसकी अपर लिमिट कितनी रखी गई थी? 8 लाख पहले थी। ये पूर्व में पहले ये लिमिट थी कि अधिकतम आय 8 लाख होनी चाहिए, लेकिन अब ऐसी लिमिट नहीं है। अब अगर, लेकिन प्राथमिकता तय होती है अभी, यानी कि पहले उन बच्चों को भेजा जाएगा जिनकी जो अधिकतम आय है वो 8 लाख या उससे कम है। लेकिन ऐसा होता है कि उसमें भी अगर 200 लोग नहीं आ पाते हैं तो जिनकी फिर 8 से ज़्यादा है उनको भी सरकार इस योजना के तहत लाभ दे सकती है। उसमें आगे भी कैटेगरी हैं जिनकी 8 से 25 लाख है या फिर 25 से ज़्यादा है। इस तरह की 3 कैटेगरी बनाई हुई है। अब चलते हैं आगे, और ये 8 लाख वार्षिक आय है कि मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना के तहत जिलेवार दूध पाउडर का वितरण किसके द्वारा किया जाएगा? मतलब कौन सी संस्था या कौन सा ऑर्गेनाइजेशन? पहला है आयुक्तालय मिड डे मील, दूसरा है राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन RCDF, तीसरा है विद्यालय प्रबंधन समिति, और चौथा है विद्यालय कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी। तो ये तीनों जो ऑप्शन है शुरू के A, B और C, ये तीनों इस योजना से जुड़े हुए हैं, तीनों का कोई काम है। जिसमें जो आयुक्तालय मिड डे मील है वो ये इसका आंसर है, यानी कि वो क्या करता है? वो जिलेवार दूध पाउडर का वितरण करेगा। हर जिले में पहुंचाना है जो दूध का पाउडर, वो कौन पहुंचाएगा? आयुक्तालय मिड डे मील।
ये योजना अभी हमने शुरू के दूसरे क्वेश्चन में भी शायद देखी थी कि मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना के तहत सप्ताह में 2 दिन मंगलवार और शुक्रवार को दूध का वितरण किया जाएगा। तो जो दूध का वितरण होता है वो दूध पाउडर फॉर्म में होगा। उस पाउडर मिल्क को फिर पानी के साथ उबाल के गर्म करके उसको दूध बना के फिर दिया जाएगा 150 ml और 200 ml। तो जिलेवार पाउडर का वितरण कौन करेगा? वो तो करेगा मिड डे मील कमिश्नरेट या आयुक्तालय मिड डे मील। लेकिन उस पाउडर की खरीदी कौन करेगा? कौन उसको खरीदेगा? तो पाउडर की खरीद करेगा कौन? RCDF। ये क्या करेगा? पाउडर मिल्क जो है उसको खरीदेगा। मतलब खरीद के लिए ये जिम्मेदार है कि किस कंपनी से लेना है, स्टॉक में कहाँ से कहाँ लेना है। तो एक बार खरीद के ये अपने पास रखेगा। फिर हर जिले में कौन पहुँचाएगा? आयुक्तालय मिड डे मील। और विद्यालय प्रबंधन समिति ये क्या करेगी? ये अपने अपने स्कूल में बच्चों को वो दूध प्रोवाइड कराएगी। मतलब बच्चों को डायरेक्टली उनके हाथ में दूध कौन देगा? तो उनको देगा विद्यालय प्रबंधन समिति। और स्कूल तक कौन पहुँचाएगा? हर जिले तक कौन पहुँचाएगा? तो आयुक्तालय मिड डे मील। और दूध का स्टॉक यानी दूध पाउडर का स्टॉक खरीदेगा कौन? तो RCDF। अब चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन क्या है कि मुख्यमंत्री निशुल्क निरोगी राजस्थान योजना की घोषणा कब की गई? बजट 2020-21, 21-22, 22-23 या 19-20। योजना का नाम क्या है? मुख्यमंत्री निशुल्क निरोगी राजस्थान। तो इस योजना की घोषणा की गई थी बजट 2022-23। और ये योजना कब से शुरू की गई है? तो ये है 1 मई 2022। इस दिन से योजना शुरू की गई है। और इसी दिन से कौन सी योजना एक और है जो शुरू की गई है? वो है मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना। इस योजना में क्या है कि हॉस्पिटल में आने वाले जितने भी पेशेंट हैं, चाहे वो OPD में आए या फिर वो IPD में आए। OPD क्या होता है? आउट पेशेंट डोर। IPD क्या होता है? इन पेशेंट डोर। आप में से कितने लोग हैं जो OPD और IPD का मतलब जानते हैं, यानी दोनों का अर्थ जानते हैं? वो आप मेरे को कमेंट्स में एक बार जरूर बताएं कि OPD मतलब कौन से पेशेंट को OPD में कहेंगे और IPD मतलब कौन से पेशेंट को IPD में कहेंगे। छोटा सा एक अंतर है, अगर आप नहीं बता पाते हैं तो मैं अगली क्लास में इसको बताऊंगा। तो ये कब से शुरू की गई योजना? 1 मई 2022 से। और इसमें क्या किया गया? मतलब इस योजना के तहत कि OPD या IPD सुविधाओं में जितने भी पेशेंट आते हैं उनके लिए निःशुल्क व्यवस्था करेगी सरकार। मतलब उनका जो भी खर्चा होगा वो निःशुल्क एक तरह से किया जाएगा, जिसमें निःशुल्क जांच शामिल है और निःशुल्क दवाइयाँ शामिल हैं, चाहे OPD में हो चाहे IPD में हो। मतलब आउट पेशेंट डिपार्टमेंट और इन पेशेंट डिपार्टमेंट, ये केवल फुल फॉर्म बताइए। आपको ये बताना है कि अंतर क्या है दोनों में। तो इसका क्या हुआ आंसर? C, बजट 2022-23। अब चलते हैं आगे। लास्ट क्वेश्चन आज का क्या है? मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में कौन सा कथन सही नहीं है? पूछा गया है, सही नहीं है। और योजना में यहाँ क्या अंडरलाइन करना है? स्वास्थ्य। चिरंजीवी शब्द जब भी पढ़ो, जब भी मैं बार बार कह रहा हूँ चिरंजीवी शब्द जब भी पढ़ें तो उसको आगे का शब्द जरूर पढ़ना। आगे स्वास्थ्य लिखा हुआ है या आगे दुर्घटना लिखा हुआ है या आगे जीवन रक्षक लिखा हुआ है। तो ये कौन सी चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में कौन सा कथन सही नहीं है? पहला, यह राजस्थान के सभी परिवारों को निःशुल्क बीमा कवर प्रदान करती है। दूसरा, योजना के तहत निजी व सरकारी चिकित्सालय दोनों शामिल हैं। तीसरा, इसके तहत अस्पताल में भर्ती होने के 5 दिन पूर्व व 15 दिन पश्चात का खर्च शामिल है। चौथा है कॉकलियर इम्प्लांट, बोन मेरो इम्प्लांट, लिवर ट्रांसप्लांट तथा हार्ट ट्रांसप्लांट के पैकेज भी इसमें शामिल हैं। तो क्या होगा इसका आंसर? इसका उत्तर है ए, कि यह राजस्थान के सभी परिवारों को निःशुल्क बीमा कवर प्रदान करता है। तो सभी, एक तो शब्द है यहाँ सभी और एक है निःशुल्क। तो सभी परिवारों को बीमा कवर प्रदान करता है, ये बात तो सही है। ये राजस्थान के सभी परिवारों को बीमा कवर प्रदान करता है, सही बात है। लेकिन सभी परिवारों को निःशुल्क बीमा कवर प्रदान करता है तो गलत बात है। लेकिन अगर सभी परिवारों को निःशुल्क बीमा कवर प्रदान करता है और यहाँ स्वास्थ्य के बजाय लगा होता दुर्घटना, तो होता सही। मतलब चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना जो है वो सभी के लिए फ्री है, लेकिन चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना जो है वो सभी के लिए फ्री नहीं है। इसमें एक कैटेगरी है। जैसे इसमें 5 कैटेगरी है, कौन कौन सी मैं लिख देता हूँ एक बार। जैसे जो खाद्य सुरक्षा अधिनियम है, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, उसकी कैटेगरी में आने वाले जो लोग हैं वो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, डिटेल में आप लिख लेना, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम। दूसरा है जो सोशियो इकोनॉमिक सेंसस 2011 के तहत आने वाले परिवार हैं, यानी कि सामाजिक आर्थिक जनगणना, उसके तहत आने वाले परिवार हैं। तीसरा हो गया राज्य के संविदा कर्मी कर्मचारी, तो जो संविदा कर्मी हैं उनके लिए भी ये फ्री है। चौथा हो गया लघु व सीमांत किसान, लघु व सीमांत किसान।
इनके लिए भी ये योजना फ्री है। और पांचवा एक योजना जो कोविड-19 के कारण कोविड अनुग्रह योजना जो है, कोविड-19 अनुग्रह योजना में जो लोग शामिल हैं उनके लिए भी ये योजना फ्री है। किन किन के लिए फ्री है? राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम में शामिल परिवार, सामाजिक आर्थिक जनगणना में 2011 में शामिल परिवार, संविदा कर्मी, राज्य के लघु व सीमांत किसान और कोविड-19 अनुग्रह योजना में शामिल जो लोग हैं उनके लिए क्या है? निःशुल्क। अब बाकी जो भी बचे उनके लिए कितना है? अब जो रह गए शेष उनको कितना प्रीमियम राशि देनी है? उनको देने हैं 850 रुपये। कितने? 850 रुपये और प्रति वर्ष, तो ये हो गया वार्षिक। अब ये जो 850 रुपये हैं ये भी 50% है उस राशि का जो इसकी प्रीमियम राशि है। इस योजना की जो प्रीमियम राशि है वो कितनी है? तो इस योजना की प्रीमियम राशि है 1700 रुपये। उस 1700 रुपये में से 850 तो इनको देने होंगे और बाकी के 850 राज्य सरकार वहन करेगी, जबकि इन लोगों के लिए पूरी 1700 रुपये जो पूरी राशि है वो कौन वहन करेगा? राज्य सरकार। दुर्घटना बीमा में प्रीमियम राशि कितनी है? 1000 रुपये, लेकिन सभी के लिए निःशुल्क है। पूरे 1000 रुपये, पूरा 100% कौन वहन करेगा? राज्य सरकार। यहाँ प्रीमियम राशि कितनी है स्वास्थ्य बीमा में? तो 1700 रुपये, जिसमें से 850 रुपये जो लाभार्थी उनको वहन करना है, बाकी के 850 रुपये सरकार को वहन करना है। और इन कैटेगरी में पूरी तरह इन लोगों के लिए निःशुल्क है। तो अगर इस कैटेगरी में आने वाले जो भी लोग हैं उनके लिए चाहे चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा हो, चाहे चिरंजीवी दुर्घटना बीमा हो, उनके लिए पूरी तरह से फ्री है। लेकिन इस कैटेगरी में जो लोग आते हैं, जो रह गए, उनके लिए 850 रुपये, जो कि ओरिजिनल प्रीमियम राशि का 50% है। तो ये समाप्त हुई आज की क्लास। अब जो कल की क्लास थी एक बार उसको हम रिवीजन कर लेते हैं। कल यानी कि जो जनवरी से मार्च वाली मैगजीन थी उसकी जो लास्ट क्लास थी, विविध वाला जो पोर्शन था वो हम रिवाइज कर रहे हैं यहाँ। पहला क्वेश्चन क्या था? राज्य बजट 2022-23 के अनुसार राज्य की राजस्व प्राप्ति का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है? तो मैंने बताया था कि ऑप्शन में 4 कर ही दिए गए, 4 टैक्स दिए गए हैं। तो इन चारों में से जो सबसे ज़्यादा राजस्व प्राप्ति होती है वो किससे होती है? केंद्रीय करों में हिस्सेदारी से। और कितनी? लगभग 14%। एग्जैक्ट था 14.21। बाकी इसके बाद दूसरे नंबर पे था वस्तु एवं सेवा कर, राज्य वाला, फिर है बिक्री कर और फिर है राज्य उत्पाद कर। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या था? राज्य बजट 2022-23 के अनुसार राज्य के योजनागत व्यय में सर्वाधिक हिस्सा किसका है? यानी कि राज्य का जो खर्चा होता है योजनाओं पर, तो कौन सी तरह की योजनाओं पर ज़्यादा खर्चा होता है राज्य का? तो सामाजिक एवं सामुदायिक सेवाएं, इन पर सबसे ज़्यादा जो राज्य सरकार खर्च करती है। दूसरे नंबर पर आता है ग्रामीण विकास, फिर आता है विद्युत और फिर आता है कृषि एवं संबद्ध सेवाएं। अगला क्वेश्चन, राजस्थान हाउसिंग बोर्ड यानी कि RHB मंडल द्वारा आवासों के निर्माण की गुणवत्ता का संपूर्ण कार्य की प्रभावी निगरानी सुनिश्चित करने हेतु कौन सी मोबाइल एप्लीकेशन विकसित की गई है? जिसका उत्तर था सजग। अगला प्रश्न था, बाड़मेर का शुभंकर कही जाने वाली मरु लोमड़ी का अस्तित्व हाल ही में किस रोग के कारण खतरे में आ गया था? तो इस क्वेश्चन पे इन चारों जो रोग हैं, बीमारियां हैं, इन पे हमने काफ़ी लंबा डिस्कशन किया था। कल की जो वीडियो थी उसमें से काफ़ी पार्ट इसी पे था। चारों इंपॉर्टेंट है। लंपी पे मैंने अलग से पूरी एक स्लाइड में डिस्कशन किया था। इसका उत्तर था सर्कोप्टिक मेज। ये सर्कोप्टिक मेज एक परजीवी के कारण होता है और ये डॉग फैमिली, जिनमें भेड़िया, कुत्ता, लोमड़ी, सियार, इस तरह के जानवर आते हैं, उन सब में ये बीमारी होती है। ये इनकी त्वचा पर पाए जाने वाला एक परजीवी है, एक कीड़ा है, सर्कोप्टिक स्कैबी जिसको बोलते हैं। तो ये रोग कैसा है? ये रोग पशुजन्य है, ये भी पशुजन्य है और ये भी पशुजन्य है, यानी कि पशुओं से इंसानों में फैल सकता है। लेकिन लंपी रोग जो था वो पशुजन्य नहीं है, जूनोटिक डिजीज। पशुजन्य यानी कि जूनोटिक डिजीज नहीं था। एक बात और मैंने बताई थी कि RS प्रीलिम्स 2021 में ऐसा ही क्वेश्चन पूछा गया था कि इनमें से कौन सा जूनोटिक डिजीज नहीं है, क्योंकि RS के सिलेबस में दिया हुआ है जूनोटिक डिजीज यानी पशुजन्य रोग। इधर और क्या चीज़ लिखी हुई है, जैसे ब्रूसेलोसिस, ये भी मवेशी जो हैं उनमें होने वाला है, गाय भैंस, इन सब में कौन किसके कारण होता है? बैक्टीरिया के कारण। कौन सा बैक्टीरिया? ब्रूसेला। जो कैसे फैलता है मनुष्यों में? दूध या मांस से। दूध यानी कि जो पास्चराइज ना हो, मिल्क ठीक से जिसको ना उबाला गया हो, या मांस ठीक से पका हुआ ना हो। लेप्टोस्पाइरोसिस, चूहों से मनुष्य में आ सकती है, ये भी बैक्टीरिया से होती है। कौन सा बैक्टीरिया? लेप्टोस्पाइरा। और चूहों के मूत्र से या उनके उस कांटेक्ट में आने से, उनके जो अपशिष्ट पदार्थ हैं उनके कांटेक्ट में आने से ये मनुष्य में फैल सकता है। अगला क्वेश्चन नहीं, केवल जो लंपी रोग है LSD जिसको कहा था, लंपी स्किन डिजीज, उसके बारे में यहाँ खास चीज़ें लिखी थी। जैसे कि भारत में ये कहाँ से आया? तो भारत में आया गुजरात से, और राजस्थान में आया गुजरात के बाद,
और भारत में आया कहाँ से? जाम्बिया से, जो अफ्रीका का एक देश है। ये गायों में होने वाली बीमारी है, वायरस के कारण होता है, जिस वायरस का नाम है कैप्री पॉक्स। और ये इसकी जो जेनेटिक संरचना है वो कैसा वायरस है? ये तो डबल स्टैंडर्ड डीएनए वायरस है। ये अगर सिंपली भी पूछा जाए डीएसएस या एसएस ना हो तो भी ये कैसा वायरस है? डीएनए वायरस है। और अभी जो इसके टीके लगाए जा रहे हैं वो कौन कौन से हैं? गॉट पॉक्स और शीप पॉक्स। लेकिन भारत में जो वैक्सीन विकसित की जा रही है वो कौन सी है? प्रोवैक इंड। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और कौन सा संस्थान इसे विकसित कर रहा है? वो है ICAR, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। और ये कैसी वैक्सीन है? लाइव एटेन्यूएटेड वायरस वाली वैक्सीन है, जिसमें कि जो भी पैथोजन होता है उसको जिंदा रख के लेकिन उसको कमज़ोर कर दिया जाता है। वो कौन सी होती है? LAV। एक चीज़ इसमें रह गई थी कि इसकी एक दवाई और है, और वो कौन सी दवाई है? वो है मेथिलीन ब्लू। ये दवाई भी दी जा रही है, मेथिलीन ब्लू या मेथाइलिन ब्लू। तो आपने अगर कल ये नोट्स कहीं बनाए हो, कहीं लिखा हो, तो उसमें अब ये भी लिख लें कि कौन सी दवाई है? मेथिलीन ब्लू। अगर आप करंट अफेयर्स के नोट्स बना रहे हैं तो अपना पेज पूरा भर के ना रखें, पेज में थोड़ी जगह छोड़ के रखें। मान लीजिए ये आपका पेज है, तो आप केवल जो लगभग पेज का 75% हिस्सा है, यानी कि 3/4 जो पार्ट है उतना ही लिखें, क्योंकि करंट अफेयर्स में लगातार नई चीज़ें हम जोड़ते रहते हैं, कहीं ना कहीं से नया अपडेट मिलता रहता है। मान लेते हैं अगर आपने चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना पर 1 साल पुराने नोट्स बना रखे हैं, तो उसमें बीमा कवर कितना था? 5 लाख। अब सरकार ने बढ़ा के कर दिया 10 लाख, तो वो सबके लिए नया होता है, हम भी उसको ऐड करेंगे। तो अगर आप थोड़ा थोड़ा स्पेस छोड़ के चलें तो सारी चीज़ें आपके साथ एक साथ होती जाएंगी इकट्ठी। इसमें आप ये दवाई लिख लें कि कौन सी दी जा रही है? मेथिलीन ब्लू। अच्छा, दवाई में और वैक्सीन में भी एक अंतर होता है। दवाई तब दी जाती है जब बीमारी हो चुकी है, और वैक्सीन तब दी जाती है जब बीमारी नहीं हुई है। पहले ही वैक्सीन तब दी जाती है जब रोग से बचाव के लिए, और आप देखते हैं दवाई तब दी जाती है जब रोग हो चुका है। तो आपने एक चीज़ ऑब्जर्व की होगी, कोरोना के टाइम पे भी और लंपी के टाइम पे भी, जिनको इन्फेक्शन हो चुका है, मतलब अभी वो इन्फेक्शन के दौर में हैं, अभी बीमार हैं, तो उनको वैक्सीन नहीं दी जाती। वैक्सीन तब दी जाती है पहले ही, अगर उनको बीमारी नहीं हुई है, प्रिकॉशन के तौर पर वैक्सीन दी जाती है, और इलाज के तौर पर दी जाती है दवाई। दवाई क्या है? मेथिलीन ब्लू। और वैक्सीन कौन सा है? प्रोवैक इंड। अगला क्वेश्चन क्या था इसमें? जयपुर व जोधपुर के बाद राज्य के कौन से शहर में पुलिस कमिश्नरेट की स्थापना की गई? तो वो था कोटा। जयपुर जोधपुर में की गई थी 2011 में। BL सोनी जयपुर के और भूपेंद्र कुमार दत्त जोधपुर के पहले कमिश्नर बने थे। अगला क्वेश्चन क्या था? सप्ताह के कौन से बार को नो बैग डे घोषित किया? तो ये मैंने आज भी बताया था कौन सा है वो बार, वो है शनिवार। और ये जो शुक्रवार और मंगलवार को क्या था? कोरोना मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना, जो हमने आज ही पढ़ी है। अगला क्वेश्चन क्या है? राज्य के पुलिस थानों में बाल मित्र थाने की शुरुआत किस दिन से की गई थी? तो ये कब की गई थी? उदयपुर में। और कहाँ से? किस दिन से नहीं, सॉरी, ये था किस जिले से की गई थी? तो उदयपुर से की गई थी बाल मित्र थाना। तो बाल संरक्षण फाउंडेशन और उसके साथ कैलाश सत्यार्थी जो फाउंडेशन है, बाल संरक्षण आयोग और कैलाश सत्यार्थी फाउंडेशन, इन दोनों ने मिलकर इसमें सहयोगी संस्थान की भूमिका निभाई है। अगला प्रश्न था 18वीं राष्ट्रीय स्काउट गाइड जम्बोरी का आयोजन कहाँ हुआ? तो ये पाली में। भारत में पहली स्काउट गाइड जम्बीर का आयोजन कहाँ हुआ? तो भारत में हुआ सिकंदराबाद में, आंध्र प्रदेश में जो है। और राजस्थान में जो पहली बार आयोजन हुआ वो जयपुर में हुआ। दूसरा हो रहा है पाली के रोहट में। और इसका जो ध्येय वाक्य वो क्या है स्काउट का? राष्ट्र के लिए सदैव तत्पर। अगला प्रश्न क्या है कि राजस्थान उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश जिन्होंने हाल ही में मद्रास हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बनाया गया है, तो कौन थे वो? मुनीश्वर नाथ भंडारी। ये मद्रास हाईकोर्ट के अब मुख्य न्यायाधीश बनाए गए हैं, जयपुर के रहने वाले हैं, और 14 फरवरी से इन्होंने अपना पदभार संभाला है। पंकज मित्तल वर्तमान में राजस्थान हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं, जो कि 40वें हैं। 14 अक्टूबर को नियुक्ति और 16 जून 2023 तक ये रहेंगे। इससे पहले जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट है उसके मुख्य न्यायाधीश थे। अगला प्रश्न, एक युद्ध नशे के विरुद्ध अभियान के तहत राजस्थान के किस जिले को राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हुआ? तो ये जिला था बूंदी। तो ये कंप्लीट हुई आज की भी क्लास, कल की भी क्लास। तो जैसा कि आपने देखा, आज की वाली पूरी क्लास में ज़्यादातर हमने पढ़ी हैं योजनाएं। अभी योजनाएं कुछ और बाकी हैं, और ये कौन से दौर से लेकर कब तक की? ये हैं अप्रैल से लेकर और जून 2022 में कुछ योजनाओं के बारे में कोई नया चेंज हुआ, कोई नई योजना लॉन्च हुई, या सरकार ने कोई न्यूज़ उनके बारे में डाली। ऐसी सारी चीज़ें उन जो योजनाओं से संबंधित हैं उनको अभी हम डिस्कस कर रहे हैं। अभी इसमें 1-2 क्लास और चलेंगी, फिर हमारा योजना वाला पोर्शन कंप्लीट होगा, और फिर हम आगे आएंगे अगले चैप्टर पर, जिसमें होता है चर्चित स्थान, व्यक्तित्व, मुद्दे। इस तरह से ये वाली मैगजीन भी कंटिन्यू करेंगे। तो हम मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।